प्राचीन काल में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर वर्धमान नाम का एक वैभवशाली नगर बसा हुआ था। यह नगर धनधान्य और सुख संपदा से परिपूर्ण था। यहाँ के ऊंचे भवन आकाश से बातें करते थे और यहाँ के निवासियों के चेहरे पर सदैव संतोष की चमक रहती थी। इसी नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बलदत्त। बलदत्त के घर में लक्ष्मी का वास था और उसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसी व्यापारी का एक पुत्र था जिसका नाम था शक्तिदेव। शक्तिदेव रूपवान था और शरीर से बलिष्ठ भी था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। परंतु विधाता की विडंबना देखिए कि सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी शक्तिदेव को जुए की बुरी लत लग गई थी। जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति ढसता ही चला जाता है। शक्तिदेव का भी यही हाल हुआ। उसने अपने पिता की संचित पूंजी को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब शक्तिदेव पूरी तरह से निर्धन हो गया। उसके पास ना तो धन बचा और ना ही मान शान। उसके अपने मित्र और सगे संबंधी जो कल तक उसके आसपास मंडराते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। घोर निराशा और अपमान के घूंट पीकर शक्तिदेव अपने भाग्य को कोसने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। इसी उधेड़बुन में वह एक दिन नगर की सड़कों पर निरुद्देश्य घूम रहा था। तभी उसने एक विचित्र घोषणा सुनी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ एक व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, वर्धमान नगर के निवासियों, ध्यान से सुनो। राजा परोपकारी की परम सुंदरी पुत्री राजकुमारी कणकलेखा ने एक प्रतिज्ञा ली है। जो कोई भी पुरुष सत्यवादी हो और जिसने अपनी आँखों से कनकपुरी यानी सोने के नगर को देखा हो, केवल वही राजकुमारी का वरण कर सकता है। राजकुमारी कणकलेखा उसी वीर से विवाह करेगी जिसने स्वर्ण नगरी के दर्शन किए हो। यह घोषणा सुनते ही शक्तिदेव के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उसने सोचा कि मैं जुए में अपना सब कुछ हार चुका हूँ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्यों ना मैं राजमहल जाकर यह कह दूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है। अगर मेरा झूठ चल गया तो मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा और मुझे फिर से राजसी सुख प्राप्त होगा, और अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो अधिक से अधिक मुझे मृत्युदंड मिलेगा, जो इस अपमानजनक जीवन से तो बेहतर ही होगा। यही सोचकर शक्तिदेव राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने प्रहरियों से कहा कि वह राजकुमारी की शर्त पूरी करने आया है। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा के समीप ही राजकुमारी कणकलेखा बैठी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करता था। उसकी आंखें मृग के समान चंचल थीं। शक्तिदेव ने राजकुमारी को एकटक देखा और मन ही मन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमारी कणकलेखा ने शक्तिदेव की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, क्या तुमने वास्तव में कनकपुरी देखी है? स्मरण रहे कि यहाँ असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। शक्तिदेव ने अपने मन के भय को छिपाते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, मैंने अपने भ्रमण के दौरान उस अद्भुत स्वर्ण नगरी के दर्शन किए हैं। राजकुमारी ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया, जाओ और मार्ग के व्यय के लिए आवश्यक सामग्री ले आओ। मैं अभी इस ब्राह्मण कुमार के साथ कनकपुरी के लिए प्रस्थान करूंगी। ये मुझे वहाँ का मार्ग दिखाएंगे। ये सुनते ही शक्तिदेव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि केवल कहने भर से काम चल जाएगा, परंतु यहाँ तो राजकुमारी स्वयं उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अब उसका झूठ छिपना असंभव था। शर्म और ग्लानि से उसका सिर झुक गया। वह कांपते हुए स्वर में बोला, क्षमा करे राजकुमारी, मैंने लोभ में आकर असत्य कहा था। मैंने कनकपुरी नहीं देखी है। मैं तो केवल आपके सौंदर्य और धन की लालसा में यहाँ आया था। मुझे क्षमा कर दें। राजकुमारी कणकलेखा की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने शक्तिदेव को दंड नहीं दिया बल्कि उसे वहाँ से जाने का संकेत किया। अपमानित होकर शक्तिदेव राजमहल से बाहर निकला, लेकिन इस घटना ने उसके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। अब उसके मन में केवल धन का लोभ नहीं था बल्कि राजकुमारी कणकलेखा को पाने की सच्ची चाहत पैदा हो गई थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं शक्तिदेव
आज सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं उस दुर्लभ कनकपुरी को ढूंढ नहीं लूँगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। मैं उस स्वर्ण नगरी को खोज निकालूंगा और राजकुमारी के सामने सत्य के साथ उपस्थित होऊंगा। यहीं से शक्तिदेव की असली यात्रा आरंभ हुई। वह बिना किसी तैयारी के केवल अपने साहस को संबल बनाकर अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। वह जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। विंध्याचल के घने जंगलों में उसने प्रवेश किया। वह जंगल इतना भयानक था कि वहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। हिंसक पशुओं की दहाड़ और सूखे पत्तों की सरसराहट किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी, लेकिन शक्तिदेव निर्भय होकर बढ़ता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे एक सरोवर के किनारे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी बैठे हुए थे। शक्तिदेव ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, हे सौम्य, तुम कौन हो और इस बीहड़ वन में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर राजसी तेज है, फिर भी तुम धूल और मिट्टी से सने हुए हो। अपनी व्यथा कहो। शक्तिदेव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मन, मेरा नाम शक्तिदेव है। मैं कनकपुरी की खोज में निकला हूँ। क्या आप जानते हैं कि वह स्वर्ण नगरी कहाँ है? तपस्वी ने अपनी लंबी जटाओं को संवारते हुए आकाश की ओर देखा और फिर शक्तिदेव से बोले, वत्स, मैंने इस वन में 800 वर्ष बिता दिए हैं। मैंने यहाँ जन्म लिया और अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है। मैंने अनेक विचित्र जीव और स्थान देखे हैं, लेकिन मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई नगरी वास्तव में है भी या नहीं। यह सुनकर शक्तिदेव का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह हताश होकर बोला, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा? क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा? अगर आप जैसे ज्ञानी महात्मा को नहीं पता तो और कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? मैं अब यही प्राण त्याग दूंगा। शक्तिदेव की यह दशा देखकर तपस्वी को दया आ गई। उन्होंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, निराश मत हो पुत्र, संसार बहुत बड़ा है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यहाँ से बहुत दूर कंपुका नाम का एक देश है। वहाँ मेरे एक ज्येष्ठ भ्राता रहते हैं। उन्होंने मुझसे भी अधिक समय तक तपस्या की है और उन्होंने मुझसे अधिक देशन किया है। संभव है कि उन्हें उस नगरी के बारे में पता हो। तुम वहाँ जाओ। तपस्वी की बात मानकर शक्तिदेव ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वह दिन रात चलता रहा। भूख और प्यास की परवाह किए बिना वह कांटों भरे रास्तों पर चलता रहा। अंत में वह कंपुका देश पहुंचा और वहां तपस्वी के भाई के आश्रम को ढूंढ निकाला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे ऋषि वास्तव में बहुत वृद्ध थे और ध्यान में मग्न थे। शक्तिदेव ने उनकी सेवा की और जब वे ध्यान से बाहर आए तो उसने अपना प्रश्न दोहराया, हे मुनिवर, मैं कनकपुरी की खोज में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे उस नगरी का मार्ग बता सकते हैं? वृद्ध ऋषि ने अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़ते हुए स्मृति के सागर में गोता लगाया। कुछ देर मौन रहने के बाद वे बोले, पुत्र, मैंने अपने जीवन में अनेक अद्भुत नगर देखे हैं, लेकिन कनकपुरी जैसा कोई नगर मेरी स्मृति में नहीं है। परंतु तुम साहस मत छोड़ो। यहाँ से समुद्र के बीच में एक टापू है जिसका नाम उत्स्थल है। वहाँ एक निषाद रहता है। वह और उसके वंशज समुद्र के कोने कोने से परिचित हैं। हो सकता है कि उसने कभी उस नगरी को देखा हो या उसके बारे में सुना हो। शक्तिदेव के लिए यह आशा की एक पतली डोर थी। ऋषि का आशीर्वाद लेकर वह समुद्र तट की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि एक व्यापारी जहाज़ उत्थल द्वीप की ओर जा रहा है। शक्तिदेव ने उस व्यापारी से प्रार्थना की और वह उसे अपने जहाज़ पर ले जाने को तैयार हो गया। समुद्र की यात्रा बहुत ही सुखद थी। नीला आकाश और नीला जल आपस में मिल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। शक्तिदेव जहाज़ के पटाव पर खड़ा होकर क्षितिज को एकटक देखता रहता था। उसे हर पल कनकलेखा का चेहरा याद आता था। उसकी वह चुनौती और उसका वह उदास चेहरा शक्तिदेव को सोने नहीं देता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वे समुद्र के बीच में थे तो अचानक मौसम बदल गया। काले बादलों ने आकाश को घेर लिया। बिजली कड़कने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हवा का वेग इतना तेज था कि जहाज़ तिनके की तरह डोलने लगा। नाविक चिल्लाने लगे, लेकिन तूफान के शोर में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते एक विशाल लहर ने जहाज़ को अपनी चपेट में ले लिया
और जहाज के परखच्चे उड़ गए। शक्तिदेव समुद्र के खारे पानी में गिर गया। वह डूबने ही वाला था कि उसके हाथ एक लकड़ी का तख्ता लग गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। 3 दिन और 3 रात वह उस तख्ते के सहारे समुद्र में भटकता रहा। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं और प्यास से उसका कंठ सूख कर कांटा हो गया था। चौथे दिन लहरों ने उसे एक तट पर फेंक दिया। जब शक्तिदेव की आंखें खुली तो उसने खुद को सुनहरी रेत पर पाया। वह लड़खड़ाते हुए उठा और उसने देखा कि वह एक सुंदर द्वीप पर है। वहाँ फलों से लदे हुए वृक्ष थे। उसने मीठे फल खाकर अपनी भूख मिटाई और झरने का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। अपनी जान बचने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। घूमते घूमते उसकी भेंट एक विशालकाय पुरुष से हुई। वह पुरुष दिखने में भले ही भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। यह वही निषाद सत्यव्रत था जिसके बारे में ऋषि ने बताया था। शक्तिदेव ने उसे अपना परिचय दिया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने पूछा, हे भद्र, क्या आप कनकपुरी के बारे में जानते हैं? मैंने उसके लिए मृत्यु को भी मात दी है। सत्यव्रत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ब्राह्मण कुमार, मैंने अपना पूरा जीवन इस समुद्र और इन द्वीपों के बीच बिताया है। मैंने कभी कनकपुरी नहीं देखी। शक्तिदेव अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हाय विधाता, क्या मेरे भाग्य में केवल भटकना ही लिखा है? मैंने इतने कष्ट सहे, इतना अपमान सहा, लेकिन मंजिल अब भी मुझसे दूर है। अब मैं कहाँ जाऊं? सत्यव्रत ने उसे रोते हुए देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, धैर्य रखो। मैं उस नगरी को नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। इस द्वीप के दूसरे छोर पर एक विशाल वट वृक्ष है। वह वृक्ष इतना विशाल है कि उसकी छाया में पूरा एक नगर बस सकता है। उस वृक्ष पर गरुड़ जाति के विशाल पक्षी विश्राम करने आते हैं। वे पक्षी दूर दराज के देशों तक उड़कर जाते हैं। तुम जाओ और उस वृक्ष की डालियों में छिप जाओ। जब पक्षी वहां आकर बैठेंगे तो उनकी बातें सुनना। हो सकता है कि उनकी चर्चा में तुम्हें कनकपुरी का पता मिल जाए। मरता क्या ना करता। शक्तिदेव के पास और कोई चारा नहीं था। वह उस वट वृक्ष के पास गया। वह वृक्ष वास्तव में अद्भुत था। उसकी जटाएं धरती को छू रही थीं। शक्तिदेव चुपके से उस वृक्ष की घनी पत्तियों के बीच छिपकर बैठ गया। शाम ढलते ही आकाश में एक भयानक शोर हुआ। शक्तिदेव ने देखा कि विशालकाय पक्षी वहां आ रहे हैं। उनके पंखों की हवा से आसपास के छोटे पेड़ झुक गए। वे पक्षी उस वट वृक्ष पर आकर बैठ गए। शक्तिदेव ने अपनी सांसें रोक लीं। पक्षी आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने कनकपुरी की यात्रा की थी। वहाँ के स्वर्ण महलों की चमक से मेरी आंखें चौंधियाँ गईं। वहाँ की रानी विद्याधरों की स्वामिनी है और वह नगरी इतनी सुंदर है कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका है। कनकपुरी का नाम सुनते ही शक्तिदेव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंततः उसे अपनी मंजिल का पता मिल गया है। उसने ध्यान से सुना। दूसरे पक्षी ने पूछा, वह नगरी कहाँ है मित्र? हमें भी बताओ। पहले पक्षी ने उत्तर दिया, वह नगरी यहाँ से हजारों योजन दूर समुद्र के पार स्थित है। वहाँ पहुँचना साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। तभी शक्तिदेव के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। जब वे पक्षी गहरी नींद में सो गए तो शक्तिदेव धीरे से अपनी जगह से निकला और उसने खुद को उस पक्षी के पैरों के बीच मौजूद घने पंखों में छिपा लिया जिसने कनकपुरी की बात की थी। वह पक्षी इतना विशाल था कि उसे शक्तिदेव के भार का पता भी नहीं चला। सुबह होते ही वह पक्षी उड़ा। शक्तिदेव ने कसकर उसके पंखों को पकड़ रखा था। वह हवा में झूल रहा था। नीचे अथाह समुद्र और ऊपर नीला आकाश। यह यात्रा अत्यंत भयावह थी। ठंडी हवा के थपेड़े उसके शरीर को काट रहे थे, लेकिन शक्तिदेव ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह जानता था कि अगर हाथ छूटा तो सीधे मृत्यु के मुख में जाएगा। कई घंटों की उड़ान के बाद पक्षी नीचे उतरने लगा। शक्तिदेव ने नीचे झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक ऐसा नगर था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। वहाँ के भवन, मंदिर और दीवारें सब स्वर्ण की थीं और उनमें अनमोल रत्न जड़े हुए थे जो सूर्य की रोशनी में जगमगा रहे थे। यह वही कनकपुरी थी जिसके लिए उसने इतना संघर्ष किया था। पक्षी एक बगीचे में उतरा। जैसे ही पक्षी का ध्यान हटा, शक्तिदेव धीरे से नीचे कूद गया और झाड़ियों में छिप गया।
जब पक्षी वहाँ से उड़ गया तो शक्तिदेव बाहर निकला। वह उस नगर की सुंदरता को एकटक निहारता रहा। सड़कें मणियों से जड़ी थीं। वहाँ के वृक्षों पर फूलों की जगह रत्न लटक रहे थे। वह नगर में घूम ही रहा था कि उसकी भेंट कुछ अप्सरा समान सुंदरियों से हुई। वे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं आ सकता था। उन सुंदरियों ने शक्तिदेव से पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और मृत्यु के मुख में प्रवेश करने जैसा साहस तुमने कैसे किया? यह विद्याधरों की नगरी है, जहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है। शक्तिदेव ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं शक्तिदेव हूँ और मैं अपने प्रेम और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन सुंदरियों ने जब उसकी साहसिक यात्रा की कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुईं। वे उसे अपनी रानी के पास ले गईं। उस नगरी की रानी का नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा एक विद्याधरी थी और उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। उसने शक्तिदेव को देखा और उसके रूप और साहस पर मोहित हो गई। चंद्रप्रभा ने शक्तिदेव का स्वागत किया और कहा, हे वीर, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे ललाट पर राजयोग लिखा है। मैं इस नगरी की स्वामिनी हूँ और मैं तुम्हें अपना अतिथि बनाती हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो और उन सभी सुखों का भोग कर सकते हो जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। शक्तिदेव वहाँ रहने लगा, लेकिन उसका लक्ष्य केवल सुख भोगना नहीं था। उसे तो कनक लेखा को अपना वचन सिद्ध करना था। फिर भी वह समय की प्रतीक्षा करने लगा। रानी चंद्रप्रभा ने उसे अपने महल की सभी सुविधाएं दी। उसने शक्तिदेव से विवाह करने की इच्छा भी प्रकट की। एक दिन चंद्रप्रभा ने शक्तिदेव से कहा, प्रिय, मैं और मेरी सखियाँ एक विशेष अनुष्ठान के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं। तुम इस पूरे महल में कहीं भी जा सकते हो। यहाँ की हर वस्तु तुम्हारी है, लेकिन सावधान रहना, महल के सबसे ऊपरी तल पर जो मध्य वाला कमरा है उसे कभी मत खोलना। यदि तुमने उस कमरे में प्रवेश किया तो तुम बड़े संकट में पड़ जाओगे। शक्तिदेव ने हामी भर दी। चंद्रप्रभा और उसकी सखियाँ वहाँ से चली गईं। अब शक्तिदेव उस विशाल स्वर्ण महल में अकेला था। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाता है वह उसी की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। शक्तिदेव के मन में भी जिज्ञासा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सोचने लगा, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिसे रानी मुझसे छिपाना चाहती है? क्या वहाँ कोई अद्भुत खजाना है या कोई भयानक राक्षस? मुझे एक बार तो देखना ही चाहिए। मैं वीर हूँ और वीरों को भय शोभा नहीं देता। जिज्ञासा के वशीभूत होकर शक्तिदेव सीढ़ियाँ चढ़कर महल के सबसे ऊपरी तल पर पहुँच गया। उसके सामने 3 दरवाजे थे। उसने बीच वाले वर्जित दरवाजे की कुंडी खोली। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने साहस करके दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शक्तिदेव ने अंदर कदम रखा। वहाँ उसे कोई खजाना या राक्षस नहीं दिखा। वहाँ केवल एक पलंग बिछा हुआ था और उस पर एक श्वेत चादर ढकी थी। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसे एक ज़ोरदार धक्का लगा और वह एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरने लगा। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह गिरता गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी वह धम्म से ज़मीन पर गिरा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह हक्का बक्का रह गया। वह ना तो कनकपुरी में था और ना ही किसी कुएं में। वह अपने ही नगर वर्धमान के उसी सरोवर के किनारे पड़ा था जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। कनकपुरी का वह स्वर्ण वैभव, वह जादुई महल, सब कुछ गायब हो चुका था। उसके पास अब केवल उसकी यादें थीं। शक्तिदेव को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया। धिक्कार है मुझ पर, मैंने अपनी चंचलता के कारण सब कुछ खो दिया। मैं उस स्वर्ग से फिर इस मृत्यु लोक में आ गिरा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कनकपुरी को अपनी आंखों से देख लिया है। उसने उस स्वर्ण नगरी में समय बिताया है। अब वह राजकुमारी कनक लेखा के सामने सत्य बोल सकता है। अब वह झूठ नहीं बोलेगा। शक्तिदेव तुरंत उठा और वर्धमान नगर की ओर चल पड़ा। वह बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वह सीधा राजमहल पहुंचा और द्वारपालों से कहा कि वह राजकुमारी से मिलना चाहता है। राजा और राजकुमारी कनक लेखा दरबार में उपस्थित थे। शक्तिदेव ने भरी सभा में प्रवेश किया। इस बार उसके स्वर में कंपन नहीं था। उसने राजकुमारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजकुमारी,
मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मैंने कनकपुरी देखी है, वह समुद्र के पार स्थित है और वहाँ की सड़कें सोने की ओर भवन रत्नों के हैं। वहाँ विद्याधरी चंद्रप्रभा का शासन है। शक्तिदेव ने कनकपुरी का ऐसा सजीव और विस्तृत वर्णन किया कि वहाँ उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसने वहाँ के बगीचों, वहाँ के फव्वारों और वहाँ के पक्षियों का ऐसा वर्णन किया जो केवल वही कर सकता था जिसने वास्तव में वह सब देखा हो। राजकुमारी कनकलेखा सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही शक्तिदेव ने अपनी बात समाप्त की, राजकुमारी अपने सिंहासन से उठी और उसने अपनी माला शक्तिदेव के गले में डाल दी। उसने कहा, आपने सत्य कहा है आर्यपुत्र, क्योंकि मैं स्वयं भी उसी लोक से संबंध रखती हूँ। एक शाप के कारण मैं यहाँ मनुष्य रूप में रह रही थी। मुझे अपनी मुक्ति के लिए और अपने घर लौटने के लिए एक ऐसे ही वीर की आवश्यकता थी जो कनकपुरी का मार्ग जानता हो और जिसने वहाँ का वैभव देखा हो। आपने न केवल मेरी शर्त पूरी की है, बल्कि मेरे श्राप से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शक्तिदेव और कनकलेखा का मिलन हुआ, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कनकलेखा ने शक्तिदेव को बताया कि वह वास्तव में विद्याधरों के लोक की ही एक स्त्री है और उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना है। उसने शक्तिदेव को वह गुप्त विद्या सिखाई जिससे मनुष्य विद्याधर बन सकता है और आकाश में उड़ सकता है। शक्तिदेव ने कनकलेखा के प्रेम और मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की। उसने अपने शरीर को बदला और वह भी एक विद्याधर बन गया। अंत में वे दोनों साथ में उड़कर वापस उसी कनकपुरी में गए। इस बार शक्तिदेव वहाँ एक अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वामी के रूप में गया। वहाँ पहुंचकर उसका स्वागत हुआ। रानी चंद्रप्रभा ने भी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि विद्याधरों के नियम मनुष्यों से अलग थे। शक्तिदेव, जिसे कभी जुए की लत ने बर्बाद कर दिया था, अब वह विद्याधरों का राजा बन गया था। यह सब उसके साहस, उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा और उसके सत्य के कारण ही संभव हो पाया था। इस प्रकार शक्तिदेव और कनकलेखा की यह अद्भुत प्रेम कथा और कनकपुरी की रोमांचक यात्रा संपन्न हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प हो तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है और खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता है। वैसे एक सवाल है आप लोगों से, अगर रानी चंद्रप्रभा ने आपको उस वर्जित कमरे को खोलने से मना किया होता तो क्या आप अपनी जिज्ञासा रोक पाते या शक्तिदेव की तरह उसे खोल देते? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपके विचारों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।